जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आर्मी जीडी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जिसका एग्जाम 27 दिसंबर को हुआ था और इसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ चुका है, जिसका एग्जाम हुआ था आसाम रेजिमेंट सेंटर शिलोंग में। तो इससे पहले दोस्तों जिन लोगों ने भी आज तक कभी आर्मी जीडी का एग्जाम नहीं दिया है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोग का एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि जनरल नॉलेज से पूछा गया था कि भारत सन डैश में स्वतंत्र हुआ, यानी कि भारत जो है यह कब आज़ाद हुआ था। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों का क्वेश्चन पेपर दो लैंग्वेज में पूछा जाता है, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, आप लोग भारत के किसी भी स्टेट में एग्जाम दोगे तो इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा, इंग्लिश में और एक हिंदी में। ठीक है, तो जैसा आप लोग को अच्छा लगे आप लोग उस लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत कब आज़ाद हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947। तो जो लोग भी इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, उन लोग का यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आनंद मठ के लेखक कौन थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। और दोस्तों हमारे भारत का जो राष्ट्रीय गीत था वंदे मातरम, उसके भी रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। और हमारे भारत का जो राष्ट्रीय गान है जो कि 52 सेकेंड की अवधि है गाने की, वो है हमारा जन गण मन, उसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि डैश झारखंड राज्य की राजधानी है। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आप लोग को पता है कि झारखंड राज्य का राजधानी क्या है, रांची है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है 14वें नंबर के श्री रामनाथ कोविंद जी। और भारत के प्रथम नंबर के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें पूछा गया था थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है। तो अपने भारत में ही स्थित है, भारत के राजस्थान में स्थित है ये थार रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से है। तो आप लोगों को पता है कि ध्यानचंद जो है ये हॉकी के जादूगर माने जाते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। और दोस्तों इनके जन्मदिन के अवसर पर ही, यानी कि मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर ही प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग के एग्जाम में ये आ सकता है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से, यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें पूछा गया है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो हरा रंग है वो किसका प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों आप लोग को पता है कि हमारे भारतीय राष्ट्रीय झंडे में जो हरा रंग है वो सबसे नीचे मौजूद होता है, और हरे रंग का जो मतलब होता है वो होता है संस्कृति, समृद्धि और विश्वास। बाकी जो सबसे ऊपर आपका केसरिया रंग होता है उसका मतलब होता है साहस और त्याग, और बीच में जो हमारा सफ़ेद रंग होता है उसका संकेत होता है शांति, एकता और सत्य। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ याद हो गया होगा। आगे का क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो लोग भी इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए को दे रहे हैं बिल्कुल आप लोग का 100% राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और इसमें आप लोगों से पूछा गया था दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यमुना। क्वेश्चन नंबर 11 है साइकिल का आविष्कार किसने करा था। तो फ्रेंड्स साइकिल का आविष्कार जो है ये किया था बैरन कार्ल फोन ड्राइस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो हाइट है दोस्तों वो है 8,586 मीटर। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद कर लेना, काफ़ी बार आपके एग्जाम में इसका हाइट भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था। तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था सन 1526 ईस्वी को, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी की बहुत बुरे तरीके से हार हुई थी। और इसी के बाद में दोस्तों सन 1526 ईस्वी में ही भारत में बाबर ने मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 और इसमें पूछा गया था विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। तो फ्रेंड्स विश्व का सबसे बड़ा पक्षी होता है शुतुरमुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 15 है इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले किसने की। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज अगर आप लोगों से इलेक्ट्रॉन पूछे तो आप लोग को आंसर करना है जे थॉमसन। अगर प्रोटॉन पूछे तो आप लोग को रदरफोर्ड आंसर करना है, और अगर आप लोगों से न्यूट्रॉन पूछे तो इसका आप लोग को आंसर करना है जेम्स चैडविक। ठीक है, और यहाँ से हमारा साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है बिजली की वायरिंग के लिए निम्न में से सबसे ज़्यादा कौन उपयोगी होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग अपने घर में नॉर्मल जो आप लोग तार देखते हैं उसके अंदर आप लोग को सबसे ज़्यादा क्या दिखता है,
तो आप लोग उसका आंसर करेंगे तांबा, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तांबा। अगला क्वेश्चन है H2O2 डैश का सूत्र है। तो फ्रेंड्स H2O2 जो है ये आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र है, और ये जो आपका H2O2 होता है यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है ये एक तरह का मिल्ड एंटीबायोटिक होता है, जो कि हमारे स्किन में जैसे कि कोई अगर चोट फोट लगता है या फिर कट वट का निशान लग जाता है तो उसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक के रूप में, ठीक है, एंटीसेप्टिक के रूप में। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है सबसे हल्का तत्व यानी कि सबसे हल्का गैस कौन सा है। तो फ्रेंड्स सबसे हल्का गैस जो है वो है हमारा हाइड्रोजन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मिट्टी में पौधे उगाने के लिए डैश का होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स मिट्टी में जो पौधे उगाने के लिए सबसे ज़रूरी जो आवश्यक चीज़ होता है वो होता है नाइट्रोजन। तो काफ़ी सारे लोग इसका आंसर हाइड्रोजन टिक करेंगे या ऑक्सीजन टिक करेंगे, तो दोनों में से कोई इसका सही आंसर नहीं हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और इसमें पूछा गया है थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मामीटर में दोस्तों मरकरी यानी कि पारा का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही तत्व के परमाणु जिनका पिंड उनका अलग अलग होता है। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, एक सेकंड में आपको इंग्लिश में पढ़ के सुना देता हूँ। तो इंग्लिश में लिखा है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर्स आर कॉल्ड, यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब है एक ही तत्व के परमाणु जिनका मास नंबर यानी कि परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोटॉप्स, और हिंदी में कहते हैं हम लोग समस्थानिक। और एक होता है दोस्तों समभारिक। तो देखिए दोस्तों जो समस्थानिक होता है उसमें क्या होता है कि हमारा जो मास नंबर होता है यानी कि परमाणु द्रव्यमान होता है वो भिन्न भिन्न होता है और परमाणु क्रमांक एक समान होता है। और इसी के ठीक ऑपोजिट एक होता है हमारा समभारिक, उसमें क्या होता है कि परमाणु द्रव्यमान एक समान होता है किंतु परमाणु क्रमांक जो है वो आपका अलग अलग होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो समस्थानिक है वो समभारिक का ठीक उल्टा होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण फैलती है। तो ऑप्शन नंबर ए में है हैजा। तो फ्रेंड्स हैजा जो है ये हमारे शरीर में बैक्टीरिया के कारण फैलती है, ठीक है। और अगला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी मलेरिया। मलेरिया जो है ये हमारे शरीर में प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण फैलती है। और जो टाइफॉइड आप लोग ऑप्शन सी में दिख रहा है ये फूड और वाटर की वजह से हम लोग के बॉडी में फैलती है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जुकाम। जुकाम जो है ये हमारे बॉडी में वायरस के कारण फैलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 और इसमें पूछा गया रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन जो है यह कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स जो पेनिसिलिन है ये एक तरह का कवक है। तो फ्रेंड्स ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा फफूंदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है रक्तचाप किस ग्रंथि या फिर किस ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो रक्तचाप है ये एड्रीनेलिन ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दोस्तों ये जो एड्रीनेलिन ग्रंथि है इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, और ये जो है हमारा अधिवृक्क ग्रंथि ये हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि का भाग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता डैश पर मापी जाती है। तो दोस्तों भूकंप की तीव्रता जो है यह रिक्टर स्केल पैमाने पर मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है ब्रोमीन यह एक प्रकार का क्या है। तो दोस्तों वैसे तो अगर देखा जाए तो ब्रोमीन एक प्रकार का हैलोजन में आता है और ये पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी के 17वें नंबर समूह में आता है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी आपको हैलोजन नहीं दिख रहा होगा, तो इसमें आप लोग को राइट आंसर करना है नॉन मेटल यानी कि अधातु, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 और इसमें पूछा गया है लार यानी कि सलाइवा वह डैश के पाचन में मदद करती है। तो वैसे तो इसका सही आंसर है स्टार्च, लेकिन आपको ऑप्शन में कहीं भी स्टार्च नहीं दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तेल। देखिए दोस्तों आप लोग ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा चर्बी, इसका पाचन होता है हमारे पेट में। हमारे अग्नाशय के अंदर से जो कुछ एंजाइम्स निकलते हैं वो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और फाइनली इसका ब्रेकडाउन होता है और फिर उसके बाद में हमारे जो लीवर है उसमें से एक बाइल जूस निकलता है यानी कि पितरस, वो इसके पाचन में सहायता करता है। और जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है फाइबर, इसका तो पाचन हमारे बॉडी में होता ही नहीं है, मनुष्य के शरीर में इसका पाचन होता ही नहीं है। अगर हम लोग इसे खाते भी हैं तो ये हमारे एनएस के थ्रू इसे हम लोग पंप आउट करके बाहर निकाल देते हैं अपने बॉडी से, तो इसका तो पाचन खैर अपने बॉडी में होता ही नहीं है। और आपको जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है प्रोटीन, इसका भी पाचन होता है हमारे पेट के अंदर। हमारे पेट में जो HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो इसे छोटे छोटे
कंपाउंड में तोड़ के मतलब इसको क्या करता है कि अमीनो एसिड में चेंज कर देता है। तो इसलिए इसका आंसर ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑयल। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, सांप जो है ये किस वर्गों में आता है। तो फ्रेंड्स सांप जो है ये सरीसृप में आता है यानी कि रेप्टाइल में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगिक मिश्रण को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 और इसमें पूछा गया है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो दोस्तों हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर, जो कि हमारे जांग में पाई जाती है। और अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछे कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेपिस, जो कि हमारे कान में पाई जाती है। तो यहाँ से दोस्तों स्टार्ट होता है हमारा मैथ का सेक्शन। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि मैथ का है। इसमें पूछा गया है, यदि 950 किलो आम का मूल्य है 38,000 रुपया, तो 555 किलो आम का दाम कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि 950 किलो आम का दाम, 950 किलो आम का दाम कितना है, 38,000 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 555 किलो आम का दाम कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे बोल रहा है कि 950 किलो आम का दाम 38,000 रुपया है। ठीक है, तो 1 किलो आम का दाम कितना हो जाएगा, 38,000 बटा में 950 किलो। ठीक है, तो हम लोग 0 से 0 काट लिए, 19 से ये गया 5 बार में, और 19 से ऊपर वाला गया आपका 200 बार में, और 5 से 200 गया 40 बार में। यानी कि दोस्तों 1 किलो आम का दाम निकल के आया है 40 रुपया। तो यहाँ पे टोटल कितना किलो बोला गया है, 555 किलो बोला गया है आम का दाम निकालने। तो हम लोग इसको 4 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा, आपका आएगा 22,200 रुपया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 और इसमें बोला गया है कि दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला को पूरा करना है। तो यहाँ पे दिया गया है 4, 9, 16, 25 और उसके बाद अगला हम लोग को मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से आप लोग कुछ देखिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। फिर उसके बाद में 3 का वर्ग है, कितना होता है, 9 होता है। फिर 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। तो आप लोग देख सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे 5 का वर्ग है 25। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो रहा है, 2 का वर्ग है, फिर 3 का वर्ग है, फिर 4 का वर्ग है, और फिर उसके बाद में यहाँ पे 5 का वर्ग है। यानी कि जो मिसिंग नंबर है वो होगा आपका 6 का वर्ग, जो कि होता है 36। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि 212 का स्क्वायर कितना होता है। यानी कि 212 आप लोग सिंपली ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, 212 गुना 212 कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44,944, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 और इसमें बोला गया है 64 का मान, यहाँ पे आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखे। फिर भी अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे लिख देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है 64 है, फिर उसके बाद में 2/3 है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये एक ब्रैकेट बंद है, और फिर उसके बाहर में भी है आपका 1/2। तो ये आप लोग को सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको आप लोग को सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बोला गया है, एक सेकंड मैंने छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे बोला गया है 64 का मान है 2/3, फिर उसके बाद बाहर में 1/2। तो हम लोग 64 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 64 को आप लोग जानते हैं क्या होता है, 4 का क्यूब होता है। ठीक है, 4 का क्यूब होता है, और बाहर में आपका 2/3। ठीक है, और उसके बाद में बाहर में है आपका 1/2। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ओवरऑल कितना आएगा, 4 का स्क्वायर और बाहर में आएगा 1/2। तो यहाँ पे ओवरऑल कितना है, 4 का स्क्वायर आया और बाहर में आया आपका 1/2। तो फिर ये 2 से भी 2 कट जाएगा। तो ओवरऑल इसका आंसर कितना आएगा, 4 का पावर 1, यानी कि 4 गुना 1 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो उतना टफ क्वेश्चन नहीं था, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक आदमी अपने वेतन का 10% जीपीएफ में लगाता है। यदि जीपीएफ देने के बाद उसका कुल मासिक वेतन 13,500 रुपये है, तो उसका मासिक जीपीएफ कितना होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है कि एक आदमी है जो अपने सैलरी का कुल 10% रुपया जो है वो जीपीएफ में लगाता है। यानी कि दोस्तों अगर वो 10% जीपीएफ में लगा देता है तो कुल उसको कितना प्रतिशत मिलता होगा सैलरी, 90% तो उसको हाथ में मिलता ही होगा ना। तो वही बोला गया है कि उसका जो 90% बाकी का जो सैलरी है वो है 13,500 रुपया। यानी कि दोस्तों उसका जो सैलरी 90% है वो है 13,500 रुपया। तो हम लोग यहाँ पे 100% पहले ज्ञात कर लेंगे कितना होता है। तो यहाँ पे हम लोग काट लेंगे, 0 से 0 कट गया, 9 से ये कटेगा आपका 150 बार में। तो 1% बराबर है आपका 150 रुपये का। तो 100% किसके बराबर होगा, 2 जीरो और लगा देंगे, यानी कि 15,000 रुपये का। तो यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया कि उस आदमी का कुल 100% जो सैलरी है वो है 15,000 रुपये, जिसमें से वो 10%
आपका जीपीएफ में दे देता है। तो 15,000 का 10% कितना होता है? 15,000 का 10% होता है आपका 20 से 20 कट गया तो 1500 आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500 रुपया, जो कि वो अपने सैलरी का 1500 रुपया वो जीपीएफ में देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, एक वृत्त की परिधि है 88 मीटर, तो उसका त्रिज्या हम लोग को ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स एक वृत्त का परिधि कितना होता है, यानी कि इसका सर्कमफेरेंस कितना होता है, वो होता है 2πr। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया 2 गुने पाई का मतलब होता है 22/7, और हम लोग को यहाँ पे रेडियस निकालना है। कितना दिया गया है? 88 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे 2 गुने 22 कितना होता है? 44 होता है। तो 44 को हम लोगों ने 88 से 2 बार में काट लिया, और यहाँ पे 7 जो है ब्रैकेट के उस पर जाके 2 से गुना हो जाएगा, तो कितना आएगा? आर बराबर आएगा 14 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, और इसमें बोला गया है एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से यात्रा कर रही है। यह 45 मिनट में कितने किलोमीटर दूरी का सफ़र तय करेगी? तो फ्रेंड्स आप लोग को पता है कि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बोला गया है आपका स्पीड दिया गया है और यहाँ पे आपका टाइम भी दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। तो फ्रेंड्स डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या होगा? डिस्टेंस बराबर होता है आपका स्पीड इंटू टाइम, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, और स्पीड कितना दिया गया है आपका 75 किलोमीटर पर घंटा, और यहाँ पे टाइम कितना दिया गया है? 45 मिनट। दोस्तों 45 मिनट दिया गया है और यहाँ पे 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे हम लोग 45 मिनट को भी घंटा में बदल लेते हैं। तो घंटा में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? नीचे में 60 मिनट से भाग दे देंगे, क्योंकि ऊपर में 45 मिनट है और एक घंटा में 60 मिनट होता है, इसलिए हम लोगों ने नीचे में 60 से भाग दे दिया। तो 15 से ये 3 बार में कटा, 15 से ये 4 बार में कटा। तो ओवरऑल कितना है? डिस्टेंस आया आपका निकल के 75 गुना 3 यानी कि 225, और नीचे में आया आपका 4। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस निकल के आया 225/4। तो आप लोग इसको आपस में काटेंगे तो कितना में जाएगा? 5 बार में और 6 बार में और 0.25, यानी कि दोस्तों 56.25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, यदि r प्लस एस इज इक्वल टू -8 है और r इंटू एस इज इक्वल टू -12 है, तो r² प्लस s² का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे मैं कुछ जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से क्वेश्चन साफ साफ दिखे। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अलजेब्रा क्वेश्चन है। इसमें ये वाला फॉर्मूला पुट होगा a² प्लस b² का, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है r² प्लस s² कितना होगा। तो हम लोग r को मान लेते हैं a और s को मान लेते हैं हम लोग b। तो यही पे आप लोग ये वाला फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा a² प्लस b², तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों a² प्लस b² का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना दिया है? a प्लस बी यानी कि हो गया आपका r प्लस एस, जो कि दिया गया है -8। तो हम लोग को इसका वर्ग कर लेना है, माइनस करना है आपका। माइनस कितना होता है? 2ab। तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख लिए, इंटू ab कितना दिया गया है आपका? ab मतलब r इंटू एस, वो दिया गया है -12। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओवरऑल कितना है? -8 का स्क्वायर आएगा आपका 64, माइनस 2 गुना -12 कितना होगा आपका? -24 होगा। तो यहाँ पे 64 -24 करेंगे तो कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 64 को हम लोग प्लस कर देंगे 24 से, तो ये ओवरऑल कितना निकल के आएगा? 88। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, और इसमें बोला गया है यदि दो संख्याओं का गुणनफल है 4725 और यहाँ पे एचसीएफ दिया गया है 15, तो उसका हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो फ्रेंड्स आप लोग को ये एलसीएम एचसीएफ का फॉर्मूला याद होगा, मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था कि इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। तो यहाँ पे हम लोग को एलसीएम निकालना है, और एचसीएफ दिया गया है कितना है? एचसीएफ है आपका 15, और यहाँ पे पहला संख्या गुना दूसरा संख्या कितना दिया गया है? 4725। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 15 से इसको काट लेंगे। तो 15 से ये 3 बार में गया 45, और 2 2 1 बार में गया, और 7 5 गया आपका 5 बार में। तो ओवरऑल इसका आंसर कितना निकल के आया? 315। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है कि 10 20 30 40 और 50, इसका हम लोग को यहाँ पे औसत निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? पांचों संख्या को जोड़ देंगे और 5 से भाग दे देंगे, तो जितना औसत निकल के आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ लेते हैं 50 और 40 90 हुआ, और 30 जोड़ेंगे तो 120 140 150। तो 150 में हम लोग 5 का भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे 3 नहीं होगा 30 होगा। मैं एक बार फिर से जोड़ लेता हूँ,
50, 40, कितना हुआ 90, 90 और 30 हुआ 120, 140, 150। तो 150 को हम लोग 5 से भाग देंगे तो ये 3 बार में नहीं बल्कि 30 बार में कटेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 और इसमें बोला गया है कि 1 मीटर लंबे तार के बने वृत्त का क्षेत्रफल हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। यानी कि दोस्तों कोई 1 मीटर का तार होगा जिसको मोड़ के एक वृत्त का शेप दिया जाता है। तो इसका परिधि कितना हो जाएगा 1 मीटर, यानी कि वह 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr होता है। तो 2πr बराबर दिया गया है 100 सेंटीमीटर। तो 2 से ये कट जाएगा 50 बार में और यहाँ पे हम लोग को पाई का मतलब पता है और रेडियस हम लोग को यहाँ पे निकालना है। तो रेडियस बराबर कितना हो जाएगा 50 और पाई जो है ब्रैकेट को स्वर में जाके 50 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग पाई को हटा लेते हैं। तो उसका रेडियस निकल के आ चुका है यानी कि त्रिज्या जो कि है 50/पाई। तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई को हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया और आर कितना है 50/पाई। तो यहाँ पे 2 बार 50/पाई आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है तो इसलिए 2 बार आएगा। तो यहाँ से पाई कट गया और 50 × 50 कितना होता है 2500 होता है और नीचे में आ गया आपका इसका क्षेत्रफल निकल के आया 2500/पाई। तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है 2500/पाई। तो इसको हम लोग और भी ज़्यादा सॉल्व कर लेते हैं। तो पाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं 22/7 लिख सकते हैं। तो 7 जो है ऊपर में जाके 2500 से गुना हो जाएगा। तो ओवरऑल इसका क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा 2500/7 जो कि होता है 1,75,000 और नीचे में आया आपका 22। ठीक है, तो ज़्यादा और ज़्यादा आप इसको काटिएगा तो ओवरऑल इसका आंसर निकल के आएगा लगभग 795.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 और इसमें बोला गया यदि 3:8 बराबर 6:x हो तो x का मान हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना है। तो आपको मैंने बहुत पहले थर्ड प्रोपोर्शनल भी निकालना सिखाया था, फोर्थ प्रोपोर्शनल भी निकालने सिखाया था। तो आप लोगों ने अगर मेरे पुराना वीडियो देखा तो आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर लोगे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर को आपस में गुना करना है और फर्स्ट नंबर को फोर्थ नंबर से गुना करना है। तो यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड नंबर और थर्ड नंबर कितना है 8 है और 6 है। तो यहाँ पे हम लोग 8 × 6 कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग को x का मान निकालना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा सेकंड और थर्ड नंबर को गुना करेंगे 8 × 6 और बटन में फर्स्ट नंबर आ जाएगा 3। तो 3 से 6 कट गया 2 बार में, 8 × 2 कितना होता है 16 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है यदि 5% वार्षिक के हिसाब से 3 साल के बाद साधारण ब्याज होता है आपका 180 रुपया, तो मूलधन हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे टाइम कितना दिया गया है 3 साल और प्रत्येक वर्ष का ब्याज कितना लग रहा है 5 साल। यानी कि दोस्तों 1 साल में अगर 5% का ब्याज लग रहा है वार्षिक दर के हिसाब से तो 3 साल में कितना लगेगा ब्याज। 1 साल में अगर 5% है तो 3 साल में लगेगा कुल 15%। तो वही 15% यहाँ पे दिया गया है 180 रुपया। 15% का मतलब है 180 रुपया। तो यहाँ पे 1% का मतलब कितना हो जाएगा 15 से हम लोग काट लेंगे 180 को तो कितना बार में कटेगा 12 बार में कटेगा। यानी कि दोस्तों अगर 1% बराबर है 12 रुपये का तो 100% हम लोग से यहाँ पे पूछा है तो हम लोग 100% के लिए क्या करेंगे 100 को गुना कर देंगे 12 से तो कितना निकल के आएगा 1200 रुपये निकल के आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आप लोग इसको 1 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि 640 का 45% प्लस 450 का 64% ये कितना होता है 1440 रुपये का। तो हम लोग भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला गया है 640 का कितना परसेंट बोला है 640 का 45%। ठीक है, और आगे क्या बोला है प्लस 450 का 64%। तो 450 भी 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, और यहाँ पे आगे हम लोग 5 से इसको काट लेते हैं 2 बार में और इसको 5 से 9 बार में काट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग 5 से 2 बार में काटे और 5 से इसको 9 बार में काटे। 2 से 64 गया 32 बार में और यहाँ पे भी 2 से 64 गया 32 बार में। तो यहाँ पे ओवरऑल कितना है 32 × 9 प्लस 32 × 9। तो 32 × 9 यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा 9 को 3 से गुना करेंगे 270 और 18 288 प्लस 288। तो यहाँ पे ओवरऑल कितना है दोस्तों 288 प्लस 288। तो इसको हम लोग आपस में जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा 560 प्लस 16 576। तो यहाँ पे दोस्तों 576 निकल के आए। तो वही पूछा है कि 576 जो है वो 1440 का कितना परसेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों 576 जो है ये 1440 का कितना परसेंट है। यहाँ पे हम लोग x% कर लेते हैं, हम लोग इसको x% मान लेते हैं। तो 100 जो है यहाँ पे आके इससे गुना हो जाएगा। तो 100 यहाँ पे हम लोग काट लिए। तो अब हम लोग इसको काट लेते हैं आपस में। तो 0 से 0 कट गया और ये आपका 12 से गया 1 सेकेंड मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। हाँ, ये 12 से कट गया आपका 12 बार में और ये 12 से कट गया आपका 4 बार में 48 और 9 6 आपका 8 0 बार में। ठीक है, और 12 से ये कट गया आपका
4 0 बार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लेंदी था। और ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा मुझे टफ लगा। 45 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ये लेंदी क्वेश्चन है। तो इसमें बोला गया है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे बोला गया है 145% का 700.05 प्लस, इसमें आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। बहुत ही लंबा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1371.4175। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे बोला गया है 700.05, इसका हम लोग को 145% निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद में हमको जो निकल के आएगा यहाँ से हम लोग पॉइंट हटाएंगे और यहाँ पे 2 0 आएगा। फिर उसको इतना लंबा कैलकुलेशन करने के बाद जो निकल के आएगा उसको हम लोग को प्लस करना है 22.99 गुना 15.5 से। तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन है। अगर मैं एग्जाम में होता तो इस क्वेश्चन को छोड़ देता, और अगर मेरे पास 5 से 10 मिनट का टाइम बचता तो ही मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता, क्योंकि इस क्वेश्चन में कम से कम आपको इसका सही है बिना कैलकुलेटर का इसको सॉल्व करने में आपको 5 मिनट से ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग को इग्नोर कर देना। बहुत ही टफ क्वेश्चन था आप लोग का। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा दूसरा सेक्शन जो कि रीजनिंग का है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 46 से लेके 50 तक सभी के सभी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी कोड भाषा में क्लॉक को KCOLC लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में स्टेप्स को हम लोग क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों चल क्या रहा है, यहाँ पर जो क्लॉक का स्पेलिंग है CLOCK, इसी को ठीक उल्टा लिख दिया गया है। यहाँ से देखिए CLOCK पूरा उल्टा हो गया है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, स्टेप्स का स्पेलिंग को उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे पहले नंबर पे क्या आता है, एस आता है, तो हम लोग लास्ट में एस लिखेंगे। फिर उसके बाद टी आता है, तो यहाँ पे हम लोग लास्ट के एक नंबर बाद लिखेंगे टी। फिर उसके बाद ई आता है, तो उसके बाद हम लोग ई लिखेंगे। फिर उसके बाद में पी, फिर उसके बाद में एस। तो यहाँ पे हम लोगों ने भी उल्टा लिख लिया। तो ओवरऑल क्या बन गया है, SPETS। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन ए में देख रहे होंगे SPETS। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि पी माँ है के का और के बहन है डी का और डी पिता है जे का। तो हम लोग को यहाँ पे हम लोग जे का, तो पी का पिता पी का जो है जे के साथ क्या संबंध है। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग को मैं इसका सबसे बेसिक तरीका बताऊंगा जिससे आप लोग कभी जिंदगी में ये क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, एक बार समझ लोगे तो कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि पी जो है वो माँ है के का। तो यहाँ पे हम लोग पी को माँ बना देते हैं, मतलब पी को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे माइनस लिख देते हैं। माइनस का मतलब होता है वुमेन यानी कि औरत, और प्लस का मतलब होता है मैन यानी कि आपका पुरुष। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये अगर ये वुमेन है यानी कि अगर ये औरत है पी, तो हम लोग इसको माइनस कर देते हैं। और ये पी जो है किसका माँ है, के का, तो यानी कि इसका कोई बच्चा होगा के होगा। अब ये पता नहीं है कि के लड़की है कि लड़का है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा गया। आगे लिखा गया है के बहन है डी का, यानी कि दोस्तों के का कोई होगा भाई या फिर बहन होगा जो कि डी है, और ये के जो है ये इसका बहन हो गया। ठीक है, और अभी ये हम लोग का डी का आइडेंटिटी नहीं पता है कि डी लड़का है कि लड़की है। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, डी पिता है जे का, यानी कि दोस्तों यहाँ पे पिता है डी, तो यानी कि ये लड़का होगा। किसका पिता है, डी, जे का पिता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को ये नहीं पता है कि जे लड़का है कि लड़की है। आगे क्या बोल रहा है, पी का जे के साथ क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों जे का पिता है डी और डी का जो है मम्मी लगेगा पी। तो यहाँ पे दोस्तों जे का पी के साथ क्या संबंध हो जाएगा। ठीक है, जे का पिता कौन है, डी है, यानी कि जे का पिता है डी और उसके पिता का मम्मी है आपका पी। तो यहाँ पे जे का जो है पी वो दादी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अक्षर क्रम XUROL और उसके बाद में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे x है तो x आता है आपका 24 नंबर पे। उसके बाद है आपका U आता है 21 नंबर पे। उसके बाद है आपका R आता है 18 नंबर पे। और उसके बाद है आपका O जो कि 15 नंबर पे आता है। और उसके बाद है आपका L जो कि 12 नंबर पे आता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो रहा है, 3 3 का माइनस हो रहा है, 24 से 21 हो गया, फिर 18 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 12 हुआ, माइनस का 3 हो रहा है बार बार। तो यहाँ पे अगला संख्या 12 से 3 घटेगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। 9 नंबर पे क्या आता है आपका I आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा I, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 है, पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 7वें नंबर पर और दाहिने छोर से 14वें नंबर पर है, तो उस पंक्ति में टोटल कितने पेड़ हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आपके पास 2 ऑप्शन है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये बाएं छोर से जो नंबर दिया गया होगा और दाहिने छोर से जो आपके पास नंबर दिया गया होगा, दोनों को ऐड करके एक घटा दीजिएगा, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो बाएं छोर से वो पेड़ 7वें नंबर पर है और दाहिने छोर से 14वें नंबर पर है। तो टोटल कितने यहाँ पे पेड़ हो गए, 21, और 21 में से वो खुद एक होगा, तो 21 में से एक घटा देंगे हम लोग, कितना आएगा, 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20।
और एक अदर ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप इसको ऐसे ड्राइंग बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोला गया है, बाएं छोर से वो पेड़ 7वें नंबर पर है, तो हम लोग कुल यहाँ पे 7 पेड़ बना देते हैं। बाएं छोर से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 और ये खुद वो हो गया 7वें नंबर पर बाएं छोर से है। और बोला गया है कि 14वें नंबर पर है दाहिने छोर से, तो कुल हम लोग दाहिने छोर से 14 पेड़ बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये हो गया आपका 14वां नंबर, जो कि खुद मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया है। तो हम लोग यहाँ पे गिन लेंगे कुल कितने पेड़ हो गए। बाइने छोर से तो ये 7 पेड़ हो गया और ये हो गया आपका 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आप लोग देख सकते हैं टोटल 20 पेड़ है। तो इसको आप लोग बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विकल्पों में श्रेणी क्रम का अगला पद हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ जेड ए के बाद वाई बी है, फिर एक्स ई है, फिर डब्ल्यू डी है, फिर उसके बाद हम लोग का अगला पद यहाँ पे ज्ञात करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जेड से वाई हो गया माइनस का 1 हुआ, फिर वाई से एक्स हुआ, फिर से माइनस का एक्स हुआ, फिर एक्स से डब्ल्यू हुआ माइनस का एक्स हुआ, यानी कि माइनस का 1 हुआ। तो फिर अगला जो यहाँ पे लुप्त संख्या है वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू में से -1 करेंगे कितना आएगा, भी आएगा। तो यहाँ पे हम लोग भी लिख लिए। अब आगे देखिए क्या है, एक तो हम लोगों ने निकाल लिया कि भी आएगा, और दूसरा संख्या क्या आएगा वो हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। ए से बी हुआ प्लस का 1, बी से सी हुआ फिर से प्लस का 1 और सी से डी हुआ फिर से प्लस का 1। तो अगला जो संख्या लुप्त है वो क्या होगा, डी से +1 होगा, कितना होगा, ई होगा। तो यहाँ पे ओवरऑल इसका आंसर कितना निकल के आएगा, भी ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप दोस्तों आप लोग को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और जो लोग भी आर्मी की प्रिपरेशन करते हैं उन लोगों के साथ में आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही छोटा है, सॉरी 30 से 40 मिनट का है, लेकिन दोस्तों इसमें बहुत सारा मेहनत लगता है। कम से कम 1 दिन का मेहनत लगता है इसको बनाने में, एडिट करने में और सब कुछ करने में। तो इसीलिए आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को आप लोग लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।